वेलकम साथियों, आप सबों का स्वागत है आओ इतिहास पढ़ो के इस सेशन में। दोस्तों, यह सेशन क्लास 10वीं के इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद कब आया, कैसे आया और क्यों आया। दोस्तों, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी होगी कि फ्रांस यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। उसमें तो 18वीं सदी के अंतिम भाग में यानी 1789 से 1793-94 तक कह लीजिए, तो उस समय राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। लेकिन यूरोप एक बहुत बड़ा महादेश है। उसमें कई सारे देश हैं, जर्मनी है, इटली है, रूस है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है। इन सभी देशों में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी। नेशनलिज्म वहाँ पूरी तरह मिस कर रहा था। लोग अलग अलग भागों में अपने संस्कृति के हिस्सों में अलग अलग राजघरानों के अधिकार क्षेत्र के कारण अलग अलग भाषाओं में बटे पड़े थे। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों में 19वीं सदी के प्रारंभ तक राष्ट्रवाद नहीं था। और सवाल उठता है कि राष्ट्रवाद आएगा कैसे। तो किसी न किसी को राष्ट्रवाद लाने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में राष्ट्रवाद की आइडिया आएगी कहाँ। तो हम देखते हैं व्हाट वेर द सोर्सेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज। Sources of nationalism। तो हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार 9वीं कक्षा में देखे हैं कि यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो परिवर्तन आए वो एक तरह से प्रेरक तत्व का काम कर रहे थे यूरोप के अन्य देशों में। अब ऐसा हुआ क्या था? तो हुआ क्या था कि हम लोगों ने क्या किया कि ऑटोक्रेसी मोनार्की को समाप्त करके इसके बदले में क्या ला दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। एक कम हो गया। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था कर दी। और वहां कोई स्टेट जनरल नहीं था, तो हमारे पास आ गई नेशनल असेंबली। और हमने क्या किया, वहां के प्रतीक बनाने शुरू कर दिए। तो हम लोगों ने लिबर्टी की चित्र बना दी, अपने लिए एक राष्ट्रीय झंडा फ्रांस के लोगों ने बना लिया और कानूनी कई सुधार किए। और ये सारे सुधार एक समय में नहीं हो रहे थे। कानून में सुधार कर दिया गया, नेशनल असेंबली बना दी गई, राजा के अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्लेरिजी के अधिकार समाप्त कर दिए, उनके पास जो भूमि थी उसको खत्म कर दिया, जिनको प्रिविलेजेस थे उनके प्रिविलेजेस को कम कर दिया, नागरिकों को समानता का अधिकार दे दिया, इक्वलिटी। और क्या किया कि इक्वलिटी के साथ साथ उन्हें लिबर्टी दे दी। ये तो फ्रांस की क्रांति के समय हो ही रहा था। लेकिन आगे चलकर जब नेपोलियन आया तो उसने भी कई काम कर दिए। उसने क्या कर दिया नेपोलियन काल में? नेपोलियन काल में क्या कर दिया आपने? सिविल कोड लागू कर दी, सिविल कोड लगाया, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बढ़ाई, और क्या किया?
जनता के अधिकारों को और सुनिश्चित किया। टैक्स देना अब मतदान के लिए कोई जरूरी नहीं था। पहले तो फ्रांस की क्रांति में था कि जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देता था वही मतदान करेगा, उनको समाप्त कर दिया, यानी गरीब लोग भी अब उसमें शामिल हो गए। तो ये तमाम सारे सुधार वहाँ हो गए थे और इसकी भनक, इसकी हवा यूरोप के दूसरे देशों में, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, प्रसिया हो, इन सारे जगहों पर पहुंचनी शुरू हो गई थी। तो ये तो थे हमारे सोर्स की, ये क्या थे, प्रभावित थे, ये प्रभावित, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन ही सबसे बड़ा कारण था कि हम क्या करेंगे वहां जाकर, कि यहाँ भी राष्ट्रवाद का विकास करेंगे। हमारा राष्ट्र का एक निश्चित टेरिटोरी होगा, एक भाषा का प्रचलन होगा, एक मापतौल की व्यवस्था होगी, चुंगी की व्यवस्था नहीं होगी, यानी एक व्यापारी अपना माल एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह तक बिना किसी बाधा के जा सकता है, उसको बेच सकता है, धन कमा सकता है। लोगों को क्या किया, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। तो ये सारे फैक्टर तो थे ही यहाँ पर। अब उसके बाद हो गया कि अब आप देखिए और सोचिए कि सोर्सेस तो थे, लेकिन इन सोर्सों का प्रचार प्रसार करने वाला, फ्रांस से लेकर यूरोप के दूसरे देशों में जाने वाला कोई तो चाहिए। तो वो कौन से फैक्टर्स थे? तो हुआ क्या था कि क्रांतिकारियों के, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उनके ब्रांड एम्बेसडर यूरोप के विभिन्न देशों में फैल गए थे। और खासकर नेपोलियन के समय जो सेना यूरोप की दूसरे राज्यों पर आक्रमण किए, वहाँ रह गए, वहाँ के लोगों को बताना शुरू किया, अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो सबसे पहला ले जाने वाले कौन थे? आर्टिस्ट। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट सोर्स। दूसरे में कौन होंगे? दूसरे क्रांतिकारी होंगे, ऑर्गेनाइजर होंगे, नेता होंगे। तो ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब हम चलते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद के विकास के लिए आपकी पुस्तक में सबसे पहले एक चित्र दिया हुआ है। आप किताब से उसको गौर से देख लें। ये चित्र है किसका? फ्रेडरिक सूरे की। और यह चित्र क्या है? कोई वास्तविक चित्र नहीं थी दोस्तों, यह एक कल्पना था कि हमारा राष्ट्र कैसा होगा और राष्ट्रवाद के उदय के दिन अब कैसे आएंगे। एक ऐसी कला थी, सॉफ्ट कला थी, जो लोग देखते गए, इसको समझते गए। तो उसमें सबसे पहले क्या दिखाया? उसमें दिखाया गया कि एक मैं चित्र तो अच्छा नहीं बना सकता हूं, लेकिन दिखाया गया कि एक इस तरह का चित्र है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वहां के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा गया। तो इस राष्ट्रीय प्रतीक के साथ साथ ऊपर में, नीचे में क्या दिखाया कि नीचे में दिखाया कि राजतंत्र के अवशेष ऐसे बिखरे पड़े। राजा का महल टूटा फूटा गिरा हुआ है, उसका मुकुट कहीं गिरा हुआ है, किसी की तलवार गिरी हुई है, किसी की छड़ी गिरी हुई है। कहने का मतलब है कि ये दिखा रहे हैं कि राजतंत्र का जमाना अब लद चुका है, अब ये आगे नहीं चलेगा। दूसरा, सबसे ऊपर में क्या दिखाते हैं? ऊपर में क्राइस्ट की मूर्ति दिख रही है और उसके नीचे में छोटे छोटे ये एंजल्स दिख रहे हैं। ये क्राइस्ट क्या है कि ऊपर हाथ दिखाकर ऐसे दिख रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और ऊपर से दिखा रहा है कि ये जो क्राइस्ट क्या है, आशीर्वाद दे रहे हैं। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? ये नई व्यवस्था को, पुराने को कह रहे हैं कि नहीं भाई इसका तो जाना तय था, ये तो अब गया, अब ये आगे चलने वाला नहीं है। अब क्या दिखाते हैं यहाँ पर कि लोगों का एक भीड़ दिखाते हैं जो चलते हुए यहाँ आ रहे हैं। ये चलते हुए आ रहे हैं मतलब क्या हुआ भाई? ये चलते हुए आ रहे हैं तो सबसे नजदीक में यूनाइटेड स्टेट के लोगों को दिखाया गया, उसके बाद में फ्रांस के लोगों को दिखाया गया, उसके बाद में और देशों को, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी के भाग हो गए, सिसिली हो गया, ये सारे लोग यहाँ से चलते हुए इधर आए। सबसे नजदीक में कौन है? यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं, उसके बाद फ्रांस के लोग हैं, उसके बाद ये पूरा ये लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब लोग लिबर्टी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और यह एक देश की घटना नहीं, यह एक वैश्विक घटना होगी। ये जो लोग आ रहे हैं अपने अपने झंडे लेकर आ रहे हैं, हर देश के अलग अलग झंडे लेकर लोग आ रहे हैं। झंडों के आधार पर ही इनकी पहचान की जाती है कि किन देशों के लोग हैं और लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। लिबर्टी के हाथ में क्या है? एक टॉर्च है। ये टॉर्च क्या दिखाता है कि ये लाइट ऑफ इनलाइटमेंट, यानी मुक्ति का प्रकाश। ये क्या दिखा रही है? यहां से एक टॉर्च आता है, ये क्या है कि मुक्ति का प्रकाश है। और दूसरे हाथ में क्या दिखा रही है? चार्टर ऑफ मैन्स राइट। चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन जो फ्रांस में लागू हुआ था, उस चार्टर को दिखा रहे हैं जिसमें सभी लोगों को समान दिया गया था। तो कहने का मतलब कि लोग इसके तरफ बड़ी आकर्षित थे। आकर्षित किस बात को लेकर थे भाई? आकर्षित थे कि नहीं, हमको क्या चाहिए? चार्टर ऑफ मैन चाहिए। चार्टर ऑफ मैन का मतलब क्या चाहिए? उनको इक्वलिटी चाहिए, कानून के सामने कानून का शासन होना चाहिए, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, सबको प्रॉपर्टी अर्न करने का अवसर होगा उनके पास। उनके पास क्या होगा? एक राष्ट्रीय पहचान होगी। ला पेत्रा वहां बोलते थे फ्रांस में। ला पेत्रा का मतलब है फ्रांस इज फादर ऑफ नेशन, इट इज माय फादर। और लोगों का उससे रिलेशन क्या बना? कहा कि नहीं, वी आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस, यानी वी आर द सिटीजन ऑफ आवर नेशन। तो ऐसी भावनाएं ये चित्र के माध्यम से आप सोचेंगे तो देखेंगे कि आपकी किताब में सबसे पहले जहां लेसन शुरू होता है, सबसे पहले इस चित्र को ही दिखाता है। क्यों दिखाता है? यह चित्र बिना किसी विवरण के भी बहुत कुछ कहता है आपको। बस जरूरत है इसको देखिए, डिकोड कीजिए और सोचिए कि बिना किसी होल हंगामा के, बिना किसी नारे के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, मात्र एक कला के माध्यम से, मात्र एक चित्र के माध्यम से सारे लोग प्रभावित हैं, सभी देशों के लोग प्रभावित हैं और लगातार कतार में लगे हुए हैं कि वी हैव टू रीच टू लिबर्टी। हम लोगों को लिबर्टी तक पहुंचना है, हमको लिबर्टी प्राप्त करनी है। लिबर्टी के साथ ही हमको क्या मिल जाएगा? इनलाइटमेंट मिल जाएगी, मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? हमको ह्यूमन राइट मिल जाएगा। किसके थ्रू? चार्टर ऑफ मैन्स राइट के थ्रू। तो ये चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी। अब इसके बाद देखें कि भैया ये तो कलाकार तो अपने काम कर ही रहे थे, इसके पीछे कुछ ना कुछ विचार होगा, आइडियाज होंगे। तो ये आइडियाज क्या हैं? व्हाट आर दोज आइडियाज? तो देखिए, पूरे यूरोप में जो लोग थे, अभी तक तो वहां नेशनलिज्म था नहीं, अभी तक सारे देश के लोग इक्वल तो थे नहीं, न कानून के सामने इक्वल थे, न सबके पास कोई संविधान थी, किसी न किसी राजा के तहत थे, किसी न किसी प्रकार से उन शोषित प्रताड़ित हो रहे थे। तो वहाँ के लोगों की हैसियत भी अलग अलग थी। जैसे फ्रांस की क्रांति में क्लर्जी सबसे ऊपर होगा, नोबिलिटी उसके बाद होगा, एंड थर्ड स्टेट के लोग, अदर्स तीसरे स्टेट में होंगे। तो यहाँ भी कई तरह के लोग थे, जिनके पास मीन्स था, जिनके पास कम मीन्स था,
जिनके पास अधिक साधन थे, अधिक साधन वाले, कम साधन वाले, बिना साधन वाले। अब जिसके पास अधिक साधन है, आप सोचिए उनकी प्रायोरिटी क्या होगी। उनकी प्रायोरिटी अलग होगी। जिनके पास कम साधन है उनके पास प्रायोरिटी क्या होगा, काश हम भी इक्वल हो जाते, हमारे पास भी उतने साधन हो जाते। जिनके पास साधन है ही नहीं, उनके लिए तो जीने मरने का सवाल है। अगर नहीं होता है तो फिर उनकी ज़िंदगी तो क्या हाल है, आप सोच सकते हैं। कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है कि जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिनके पास रहने का घर नहीं है, जो स्लम में गुजारा कर रहे हैं, जिसका कोई अपना पहचान नहीं है, जिसका कोई समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं है, प्रताड़ना के शिकार थे। तो इसी तरह छात्रों क्या था कि विचार भी अलग अलग थे। विचार कौन से अलग अलग थे? एक पहला विचार तो था कंजर्वेटिव्स, दूसरे कौन लोग थे? लिबरल्स, और तीसरे कौन थे? रेवोल्यूशनरी। अब ये कंजर्वेटिव कौन है? कुछ ऐसे लोग थे, कंजर्वेटिव उनको कहते हैं। आप कंजर्वेटिव को पहले आप समझो। ये कंजर्वेटिव क्या है कि हमारी जो व्यवस्था है हम इसे कायम रखेंगे। जो हमारा प्रैक्टिसेज हैं सोसाइटी में, चाहे वो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेज हों, रिलीजियस प्रैक्टिसेज हों, हम उसको कायम रखेंगे। हम इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। जो शासन व्यवस्था है वैसा ही रहे, जैसा हमारा समाज है हम वैसा ही रखेंगे, जैसी हमारी अर्थव्यवस्था है वैसा ही रखेंगे, जैसा हमारा जीवन का स्तर है हम इसको ऐसा ही रखना चाहते हैं। तो मीनिंग तो कंजर्वेटिव का ये है। लिबरल्स क्या है कि उससे थोड़े अलग हैं। ये थोड़े अलग क्या है? कहते कि नहीं भाई, हमारे पास कुछ तो है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास कमाई के साधन हैं, हमारे पास खाने पीने का उतना अभाव नहीं है, लेकिन न तो सम्मान है न राजनीतिक अधिकार है। तो ये कुछ चाहेंगे। कुछ चाहेंगे मतलब अपने सुविधा के अनुसार कुछ चीज़ों को एडॉप्ट करना चाहेंगे। कहाँ से? फ्रांस के रिवॉल्यूशन से। फ्रांस के रिवॉल्यूशन से ये कुछ चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। फ्रांस से कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को एडॉप्ट करेंगे। कौन सी बात को एडॉप्ट करेंगे भाई? तो कहते कि नहीं, संविधान चाहिए। ये राजा हो लेकिन निरंकुश नहीं होना चाहिए। तो इनको क्या चाहिए? निरंकुश राजतंत्र नहीं चाहिए, बल्कि संवैधानिक राजतंत्र चाहिए। ये क्या चाहते हैं? नहीं, एक सिविल कोर्ट हो, नागरिक का अधिकार हो। क्यों भाई? नागरिक का अधिकार होगा तभी तो समानता मिलेगी, नहीं तो आप तो सबके नीचे पड़े हो, योग्यता रख के भी आप कुछ नहीं पा रहे हो। तो वो चाहिए। ये जो भी सामाजिक परिवर्तन होने वाले हैं, जो रेवोल्यूशनरी परिवर्तन होने वाले हैं, उस परिवर्तन को धीमा रखना चाहते हैं। लेट बी स्लोली चेंज, लेट देयर बी द स्लोली चेंज। या धीरे धीरे परिवर्तन होगा, हमारा तो ठीक हो जाएगा। ये रेवोल्यूशनरी हैं, ये एक साथ सब कुछ चाहते हैं। एक साथ सब कुछ का मतलब यूनिफॉर्म लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेशनल असेंबली हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, राइट टू वोट हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म करेंसी हो, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट हो, यूनिफॉर्म करेंसी हो। तो ये सारे चीज इनको चाहिए और एक साथ चाहिए, जैसा कि फ्रांस नेपोलियन काल तक प्राप्त कर चुका था। उस समय एक ही चीज नहीं थी, चूंकि नेपोलियन राष्ट्र में राजा ही बन गया था, तो वो चीज इनको पसंद नहीं थी। लेकिन नेपोलियन काल की तमाम चीजें इनको पसंद थी। किसको? रेवोल्यूशनरी को। तो ये क्रांतिकारी इन चीजों को पसंद करते हैं। अब क्या होगा? ये विचार भी फैलेगा, ये विचार भी फैलेगा, ये विचार भी फैलेगा। तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? आपस में फाइट करेंगे। जो क्रांतिकारियों का अपील था कि नहीं भाई, हमको
ये सारे चीज़ों को खत्म करके एक राष्ट्र बनाना है। एक राजा के अधीन होगा, एक भाषा होगी, एक कानून होंगे, एक मुद्रा होगा, एकीकृत व्यापारिक व्यवस्था होगी, उत्पादन होगा। तो ये कंजर्वेटिव्स को ठीक नहीं लगता है। ये क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये अपोज्ड, तो ये इसका अपोज करना शुरू करते हैं। तो जब अपोज करेंगे, अच्छा दूसरी बात क्या थी कि फ्रांस की क्रांति में शुरू से ही उन लोगों का, फ्रांस की क्रांति के लोगों का उद्देश्य केवल फ्रांस का सुधार नहीं था, वो तो पूरे दुनिया का, खासकर यूरोप के सभी देशों से राजतंत्र को समाप्त करना, तो उसके लिए राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण करना, एक समान कानून बनाना, लोगों को एक जैसा बनाना, व्यापार की व्यवस्था करना, मुद्रा में सुधार, ये तमाम बातें वहाँ चल रही थी। तो क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देशों के लोग डरे हुए हैं। डरे हुए किस बात से, अगर मेरे देश में भी ऐसी क्रांति हो गई तो मेरा तो गया, मेरा राजतंत्र चला जाएगा, मेरा पद चला जाएगा। जो वहाँ के उच्च वर्ग हैं, जैसे क्लर्जी वर्ग के लोग, वो सोचेंगे कि अरे मेरा जो प्रिविलेजेस था, जो विशेष अधिकार थे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और शुरू कैसे करते हैं कि तो मौके के तलाश में थे शुरू से ही कि कब मौका मिले कि फ्रांस के इस व्यवस्था को नष्ट और ध्वस्त हम कर दें, लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। अब क्या होता है कि नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। डेथ ऑफ नेपोलियन 1814। तो नेपोलियन की मृत्यु के साथ ही इनको मौका मिल गया। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि अकेले कौन करेगा। अब फ्रांस से लड़ने बेड़ने का सामर्थ्य तो इनके पास था नहीं, क्योंकि नेपोलियन पहले ही इनको मजा चुका था। फ्रांस की सेना इतनी मजबूत हो गई थी कि यूरोप के किसी दूसरे देश को ये ताकत नहीं थी और उनके पास ये साहस भी नहीं था कि वो फ्रांस का सामना करें। इसलिए इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सभी देश चलो मिलकर करते हैं। वो कौन देश आगे आएंगे, तो आया कौन, ब्रिटेन। और कौन आया, ऑस्ट्रिया। और कौन आया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और दो देश में बता रहा हूं। तो इन लोगों ने क्या किया कि वियना में क्या किया कि एक आंदोलन इन लोगों ने शुरू की। तो हंगरी, तो ये देश आए। तो अब क्या हुआ कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, वियना का चांसलर था, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। फ्रेडरिक। तो इसने इसका नेतृत्व किया और इन लोगों ने किया क्या कि वियना में एक राष्ट्रीय कांग्रेस, एक वियना कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय संधि की। और इस संधि का उद्देश्य क्या था, इस संधि का उद्देश्य है ये चार देश थे। कौन देश थे, ऑस्ट्रिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, प्रसिया हो गया। ये चारों चाहते थे कि भैया अब फ्रांस पर लगाम लगाया जाए और फ्रांस को फिर से पुनः मूसिको भवा की स्थिति में लाया जाए। तो ये क्या चाहते थे, नेपोलियन के सारे उद्देश्यों को, नेपोलियन के
सुधारों को समाप्त करना। करना चाहते थे। और क्या चाहते थे? फ्रांस में फिर से राजतंत्र की स्थापना। फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि फ्रांस की सीमा पर शक्तिशाली देशों का, मतलब राज्यों का इन्होंने पुनर्गठन किया। राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार से किया गया कि यदि भविष्य में फ्रांस किसी दूसरे यूरोपीय देश पर आक्रमण करना भी चाहे तो उसके बगल में शक्तिशाली देश हों जो फ्रांस को रोक सकें। तो ये फ्रांस को घेरने का, फ्रांस को सैन्य रूप से घेरने का, सैन्य रूप से घेरा जा सके। और क्या करना था? इनको भी नेपोलियन के सुधारों में जो चीज ठीक लगा उसको तो रख लिया। नेपोलियन ने क्या किया था कि जर्मनी के 38 देशों का एक संघ बनाया था, तो उसको इन लोगों ने अबंडन नहीं किया, उसको डायलूट नहीं किया। तो क्या हुआ कि ये जो जर्मनी में जर्मन के 38 राज्यों के ढीले संघ को कायम रखा और क्या किया कि पोलैंड को क्या हिस्सा रूस को दे दिया। का कुछ हिस्सा रूस को दे दिया। तो यही इनका उद्देश्य था और इन सारे उद्देश्यों को फॉर्मुलेट करने में ये सफल हुए। यानी ऐसा ही हुआ भी। नेपोलियन के कई सारे सुधारों को इन लोगों ने राइट टू ये प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया, वहाँ राजतंत्र की स्थापना कर दी, फ्रांस के चारों तरफ शक्तिशाली राज्यों का गठन कर दिया ताकि फ्रांस आक्रमण नहीं करे, पोलैंड का हिस्सा रूस को दे दिया। तो इस प्रकार हुआ क्या कि फ्रांस में जितने सुधार थे, आप 9वीं क्लास में जब पढ़ते होंगे तो गौर किया होगा कि फ्रांस की क्रांति से आपको भी अच्छा लगता होगा कि चलो भाई एक देश में लोगों की दशा तो सुधरी। लेकिन क्या हुआ? इनके द्वारा, और ये करने वाले कौन थे? ये करने वाले थे कौन? तो ये थे आपके रूढ़िवादी। ये जो रूढ़िवादी कौन था भाई? प्रशिया भी रूढ़िवादी देश था, उस समय रूढ़िवादी व्यवस्था थी, वहां राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था। रशिया में भी वही हाल था, ब्रिटेन का भी वही हाल था, ऑस्ट्रिया का भी वही हाल था। तो सबने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी। तो फ्रांस की क्रांति तो एक तरह से नल एंड भोइड हो गई। लेकिन जो हवा यूरोप में चल चुकी थी वो नहीं रुकने वाली है। तो दोस्तों उसकी कहानी हम आपको अगले सेशन में देंगे। आपसे फिर एक बार बता रहा हूं, आप इस चैनल से जुड़े रहें। जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको नोट कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।